नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय खास मुलाकात। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में कांग्रेस की नुमाइंदगी करने वाले गुलाम नबी आजाद साहब इस समय बने हुए हैं। आजाद साहब, आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला, उन्होंने बोला कि भारत की तरक्की पर दुनिया मोहर लगा रही है। जैसे मूडीज ने हमें हमारी रैंकिंग को अप करा 13 साल बाद, जिस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग काफी अप हुई। और ये बजट देश की तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी को और गति देगा। और दुनिया हमारी पॉलिसी को मानती है और उसी पॉलिसी को हम आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए, पॉलिसी दुनिया की हमारी हमेशा मानती थी जी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब भी उनकी पॉलिसी जब मानते थे। अभी जब ओबामा आए थे 1 महीना पहले, तो उनसे एक इंटरव्यू में उन्होंने पूछा मोदी जी के बारे में, लेकिन वो मोदी जी के बारे में एक शब्द नहीं बोले। वो कहे मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज वर वेरी गुड एंड आई हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड फॉर हिम। वो अभी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, तो वो मोदी जी को अवॉइड करके मनमोहन सिंह जी पर चले गए। तो सिर्फ यह है कि ये अच्छे सेल्समैन हैं, हम अच्छे काम करने वाले थे। ये सेल ज़्यादा करते हैं, दुकान में कम है। हमारी दुकान में बहुत ज़्यादा था, उसकी पब्लिसिटी नहीं होती। पर बिल्कुल आपकी बात, आप जो बात कह रहे हैं अपने लिहाज से। लेकिन एक बात बताइए, लगातार चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी जीतती गई है। अब ये हमें पब्लिक की भी एक तरह से मोहर लग रही है। चलिए, वो खुद सेल्समैन अच्छे होंगे जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक, मूडीज, ये सब फ्रॉड है। कोई नहीं है, वो बाद में निकला सब गलत था। वो सब गलत था। ये मैनेज चीजें हैं। और जो इलेक्शन बाद जीतते हैं, इसमें अब ये अभी तक देखना है मशीन जीतती है कि बीजेपी जीतती है। तो पंजाब में तो आप जीते, पंजाब में आप जीत के उसी उत्तर प्रदेश के साथ ही चुनाव हुआ पंजाब ये का। एक बहुत बड़ा, पंजाब में आप जीते, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत गई। वहां तो बीजेपी थी नहीं, यहाँ तो बीजेपी थी तो वहां मशीन में अगर वो बीजेपी को जिताते तो फिर तो पकड़े जाते। आप कह रहे ईवीएम की डिबेट अभी भी जिंदा है। जो भी हमेशा जो इस तरह के काम करता वही काम करता है, जहां चलेगा, जहां नहीं चलेगा वहां पकड़े जाएगा। वहां तो बीजेपी कहां, वो तो अकाली दल है जी। या अकाली दल जीतता या कांग्रेस जीतता। अच्छा, तो संसद में तो चर्चा चल रही है, मतलब संसद की गलियारी में जो चर्चा चल रही है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, उस बात में, उस स्पेकुलेशन में कितना दम लगता है आपको? वो इसलिए लगता है कि हमें, कि उनको लगता है कि ये 3 स्टेटें हार जाएंगे। मध्य प्रदेश हार जाएंगे, राजस्थान हार जाएंगे, छत्तीसगढ़ हार जाएंगे। तो उनको लगता है कि उसे हारने के बाद फिर इलेक्शन लोकसभा का जीतेंगे कि नहीं। तो ये इनको एक डर बने रहा है, तो इसलिए वो उसी में तैरना चाहते हैं, उन्हीं के साथ। ये एक उनकी सोच हो सकती है, गलत भी हो सकता जी। अब मैं 3 तलाक के ऊपर आता हूं। 3 तलाक के ऊपर कांग्रेस ने जब लोकसभा में सरकार का साथ दिया तो राज्यसभा में क्यों बदल गई? ये आरोप आप पर बार बार लग रहे हैं और राज्यसभा में लीडर आप हैं। क्या कहना चाहते हैं? बदले नहीं। लोकसभा में भी हम चाहते थे कि स्टैंडिंग कमेटी को चला जाए। एक तो जब से ये सरकार आई, स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम का हमारे प्रधानमंत्री जी कल भी अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये बहुत अच्छा सिस्टम बना है। उसका उन्होंने उसकी तारीफ की। वो हमारे सिस्टम में हमारी सरकार ने बनाया था 90s में ये सिस्टम, और कहा कि उन्होंने सभी पार्टीज से अनुरोध किया कि सब पार्टीज को उसमें बैठना चाहिए, उसमें रुचि लेनी चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। एक तरफ से अपोजिशन पार्टीज के मीटिंग में स्टैंडिंग कमेटीज की सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री जी, और एमपीज से रिक्वेस्ट करते हैं सभी पार्टीज के कि उनको रुचि लेना चाहिए। और दूसरी तरफ से ये किसी भी बिल को जो भी लोकसभा में आता है उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजते हैं। तो कितना कंट्राडिक्शन है। फर्क इसलिए इस बिल को भी हम लोकसभा में कहते थे कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, लेकिन जैसे कई दूसरे बिल स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजते हैं और हमारी बात नहीं हमारी बात चलती नहीं, क्योंकि वो मेजॉरिटी से तय हो जाता है। पर लोकसभा में आप डिमांड तो कर सकते थे। डिमांड की थी, डिमांड की थी, लेकिन जब लोकसभा में आपने साथ दे दिया उस बिल नो क्योंकि बिल के देखो, बिल में 2 किस्म है। बिल में ए पार्ट है, बी पार्ट है। ए पार्ट है कि 3 तलाक उसी वक्त, इंस्टेंट 3 तलाक, इंस्टेंट तलाक, तलाक तलाक तलाक,
चाहे आप तुम जबानी तलाक बोलो, बिद्दत की बात कर रहे हैं। हाँ तलाक आप जबानी बताओ, आप फोन से बताओ, SMS से बताओ, उसके हम खिलाफ है। ये पार्ट तो हम एग्री करते जी हैं। जी जी। लेकिन जो सेकंड पार्ट क्रिमिनल पार्ट वो बहुत गलत है। पर वही मेरा काउंटर क्वेश्चन है, पर लोकसभा में भी तो वही पार्ट था, वो ए और बी पार्ट तो वही तो था। जब भेजा नहीं जी, उस चीज को भेजने के लिए तो सरकार ने माना नहीं स्टैंडिंग कमेटी। वोट हमारे पास नहीं है कि हम उसको अंडो कर सकते हैं। लोकसभा में भी ये बोल पास करा सकते, लेकिन इनको मालूम है कि हाँ अपोजिशन के बगैर ये बी पार्ट पास नहीं होगा। बीजेपी का आरोप है कि आपको मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, इसीलिए आपने ट्रिपल तलाक को अटकाया राज्यसभा में। ये बीजेपी का आरोप है, कई केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं, कई बड़े प्रवक्ता और उनको तो कहना ही है। जी। इंसाफ हम चाहते हैं, महिलाओं से इंसाफ चाहते हैं, हम मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ चाहते हैं, हम हिंदू महिलाओं से भी उतना इंसाफ चाहते हैं कि जिनका न तो तलाक हुआ है लेकिन छोड़ दी गई है दर्जनों साल से, उनके साथ भी तो इंसाफ होना चाहिए। उनको ज्यादा इंसाफ की जरूरत है कि वो घर बार में नहीं है, ना मैरिड भी है, ना दूसरी शादी कर सकते हैं, वोट ना बैंक उनको के आरोप तलाक का मिला जवाब है। आप कैसे तो देंगे? ऐसे लोगों का भी तो ख्याल किसी ने रखना है। वोट बैंक का सवाल नहीं है। यही अगर हिंदू महिला के साथ होती तो हम इतना ही उसका भी विरोध करेंगे। कल को अगर ऐसा कानून बनता है हिंदू महिला के साथ भी तो हम उसका ही विरोध करोगे कि आप एक पत्नी उसको कहते हो, उस पति को कहते हो कि तुम बच्चे भी पालना तुम्हारा ही काम है, और पति को कहते हैं पत्नी की जिम्मेवारी भी तुम्हीं पर उसका खर्चा चलाने की, और उसको जेल में डालते हो। तो जेल में डालकर कैसा खर्चा चलाएगी? एक नंबर 1 ये पार्ट है। ए पार्ट है। बी पार्ट है जो कि सबसे खतरनाक है कि आपको बेल नहीं मिल सकती है। तीसरा पार्ट उसमें है जो सबसे दुष्ट इसमें क्लॉज है, जो दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं है, कि उस पति के खिलाफ हिंदुस्तान के 130 करोड़ आदमियों में कोई भी उस पति के खिलाफ शिकायत कर सकता है पुलिस में, और वो जेल में चला जाएगा। भाई अगर ये दिल्ली में घटना हुई तो केरला या तमिलनाडु के आदमी को इससे क्या लेना देना? केरला में अगर कोई केरला वाला शिकायत करेगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो बीजेपी का हो, RSS का हो, समाज, वो करेगा यहाँ इसके खिलाफ तो ये जेल में चलेगा। ये कौन सा कानून है? प्रधानमंत्री ने तो एक बार फिर गुजारिश करी है सत्र शुरू होने से पहले कि 3 तलाक। प्रधानमंत्री जी इन तलाक वलाक के बारे में ज्यादा नहीं जानते ना। ठीक है, मैं बढ़ता हूं आगे और अब बात कर लेता हूं मैं एक ऐसी हेडलाइन की जो लगातार 2 दिन हेडलाइन चलती रही, जिसमें आपकी फोटो भी खूब चली, और आप समझ गए होंगे मैं रिपब्लिक डे परेड की बात कर रहा हूं, जिसमें आप और राहुल गांधी दोनों 6th रो में बैठे, और कांग्रेस ने बोला ये कहीं ना कहीं ओछी राजनीति है मौजूदा सरकार की, लेकिन पलटवार सरकार की तरफ से भी आया। पहले आप मुझे बताइए कि आखिर वो पूरा मामला क्या है, और कांग्रेस को काफी बुरा लग गया क्योंकि राहुल गांधी को 4th या 6th रो में उठाया गया। हमने कुछ नहीं कहा। पेपर वालों ने, अखबार वालों ने मुझसे और टेलीविजन वालों ने मुझे उससे पूछा जी कि आपको पीछे क्यों बिठाया, तो मैंने कहा उनका बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का। उनको पर आपकी पार्टी नेताओं ने काफी ट्वीट करे। अब उन्होंने अपना एक्सप्रेशन दिखाया, तो मैंने कहा सरकार का बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको पब्लिक में बिठाया। वो इस काबिल समझते हैं कि हम पब्लिक के लोग हैं, वो एक्सक्लूसिव बैठते हैं क्योंकि वो पब्लिक के लोग नहीं है जी। तो अच्छा है, पब्लिक के बीच में बिठाए तो बहुत अच्छी बात। बीजेपी ने काउंटर पॉइंट दिया कि 2013 में 2014 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को भी 6ठी रो के बाद ही बैठने को जगह मिली। नहीं, अडवाणी जी हमेशा आगे बैठते थे हमारे वक्त। पूरे 10 साल कहीं भी कोई भी फंक्शन हुआ तो अडवाणी जी, जोशी जी, ये सब लोग आगे बैठते थे। पर जगह तो आपकी भी आगे थी, आप पीछे बैठ गए राहुल के साथ। बैठ गया उनके साथ जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी पहली पंक्ति में जगह मिली थी। हाँ, वो तो एक्स प्राइम मिनिस्टर की कैटेगरी, वो तो सबको मिलती है, कोई भी। वो तो देवीगौड़ा जी कांग्रेस के नहीं है तो वो भी उसमें फर्स्ट रो में बैठते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हिंसा हुई है, जिसके बाद काफी सारे सवालिया निशान लगे हैं। वहां पर एक कम्युनिटी के लड़के को मार दिया गया, जिसके बाद सिचुएशन जो है वो बड़ी टेंस्ड है। क्या आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जब दलित की पिटाई होती है तब वो मुद्दा उठाती है, किसी मिनॉरिटी के आदमी को कुछ किया जाता है उसका मुद्दा उठाती है, ये भी एक कम्युनिटी से आता है, क्या कहना चाहते हैं आप? 2 चीजें हैं जो मैंने वहां से पूछा। 26 जनवरी को मुसलमान लड़कों ने बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों पे तिरंगा झंडा निकाला, तिरंगा, और स्लोगन देते रहे
26 जनवरी गणतंत्र दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई और दूसरा स्लोगन नहीं दिया। मुस्लिम की बात, बीजेपी आरएसएस वालों ने भी मोटरसाइकिल निकले, लेकिन वो कम पड़े उनसे, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज करके किया होगा, इनने कम पड़े। और ये उसमें आधे तो नेशनल फ्लैग था, आधा भगवा फ्लैग था, तो इनका मिक्स था बीजेपी और आरएसएस का, भगवा एंड नेशनल फ्लैग। और इनके स्लोगन भी मिक्स थे, गणतंत्र दिवस जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद। तो उसमें असली नेशनलिस्ट तो मुसलमान लड़के दिखे गए ना, मैं अंदर से नहीं, जो ओबियस पब्लिक है, वो शायद इनको अच्छा नहीं लगा कि ये तो हमारी बिल्कुल जायदाद है, तो ये कैसे ले गए, तो इसलिए उन्होंने वो शुरू कर दिया। अब ये गोली किसने मारी है उसकी तो अभी तक कई चीज़ें निकल रही हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं, जब उसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो निकला था जो मिक्स वाली है तो उसी से। हत्या का लाइसेंस तो किसी को नहीं मिलता। हाँ नहीं, हत्या जो भी मामला नहीं, जिसने किया होगा उसको तो सजा होनी चाहिए। जी ठीक है, मैं बढ़ता हूं आगे और अब एक ब्रेक के लिए रुकता हूं। ब्रेक के बाद मैं कश्मीर की भी बात करूंगा, राम मंदिर की भी बात करूंगा और सुप्रीम कोर्ट के विवाद की भी बात करूंगा। आज हमारे साथ गुलाम नबी आजाद है खास मुलाकात में, आप देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास बातचीत गुलाम नबी आजाद जी से। आजाद साहब, इस दौर में मैं बात करना चाहता हूं आपसे राम मंदिर की भी, और राम मंदिर पर ओवैसी साहब एक बात कहते हैं कि आरएसएस और वीएचपी वाले तारीख कैसे बता सकते हैं जब कोर्ट के अंदर मामला है। कांग्रेस इस पर क्या कहती है? दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। ये राम मंदिर अर्ली 90s में शुरू हुआ था और इसका कल्मिनेशन था डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, तो ये तब से है। तो इस रिलीजियस तनाव को दो कम्युनिटीज के बीच में, ये इस गाय में से कई दफा बीजेपी दूध निकाल चुकी, कई दफा हर इलेक्शन में जी। एक दफा उन दिनों में पूरी देसी ईंटें जमा की गई थी, करोड़ों ईंटें में जगह, करोड़ों पैसा भी जमा हुआ था, क्योंकि सोना भी जमा हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर सुना जा रहा है इसलिए। तो एक तो ये मुद्दा बीजेपी को बुनियादी तौर पर कोई इंटरेस्ट बनाने में नहीं थी, होती तो जिस वक्त दंगे भी हुए थे, फसाद भी हुए थे, सुनिए, तो इस मुद्दे को ये जिंदा रखना चाहते हैं। एक तो एक पार्ट है जी, इसी को कहते हैं रिलीजियस पोलराइजेशन करना। हर इलेक्शन के वक्त मंदिर मस्जिद का मामला उठाओ, रिलीजियस पोलराइजेशन हो जाए और उससे बीजेपी को फायदा होगा, जो देश के लिए ठीक नहीं है। देश को दो विभागों में बांट करके वोट हासिल करना लेना, ये देश के लिए ठीक नहीं है, कोई भी पार्टी करे। दूसरा, ये जब सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार कर रही है, उनको फैसला करना है, तो वो बजरंग दल हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, कोई भी लीडर हो, अगर वो ये कहता है कि इस दिन काम शुरू होगा, इस दिन मंदिर बनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को तो उस आदमी को जेल में डाल जाना चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम, या तो ये कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। तो आपको लगता है ओवैसी साहब सही कह रहे हैं इस बात को? कि मुझे नहीं मालूम ओवैसी साहब भी कई चीजें उल्टी सीधी कहते हैं। उन्होंने बोला कि बीजेपी आरएसएस और वीएचपी तारीख कैसे बता सकते हैं जब कोर्ट में मामला है। ओवैसी साहब भी कई चीजें कहते हैं जिससे पोलराइजेशन होती है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम है उनकी ओपिनियन क्या है। लेकिन ये सत्य है कि ये कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, और जब सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय लेगी, जाहिर है वो सब समुदायों को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सब कम्युनिटीज को, सब रिलीजन को मानना पड़ेगा। तो फिर क्यों इलेक्शन के लिए इसको बीजेपी या कोई भी रिलीजियस लीडर रोज रोज बोलता है? जी चलिए, अब मैं बात करता हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि आप भी बहुत जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, उस पर अपनी राय रखें। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई। 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट में सब ठीक नहीं चल रहा और लोकतंत्र को खतरे में भी बताया। उसके बाद खबर आई सूत्रों के हवाले से
रिपोर्ट्स के हवाले से कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब ठीक ठाक काम चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? स्वतंत्र भारत में पहली दफा ये हुई है, तो इसमें सरकार का क्या दृष्टिकोण है वो राष्ट्रपति के भाषण में आना चाहिए था। बहरहाल नहीं आया। एक गंभीर बात है कि अगर सीनियर जज अपने सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग पर सवालिया निशान उठाते हैं, सवाल करते हैं, तो एक आसान बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। और सुप्रीम कोर्ट का जो वजूद है, जो प्रेजेंस है, जो फैसले हैं, उसको इस देश का हर एक आदमी, हर एक पार्टी, हर एक धर्म, हर एक जाति मानती है और पूरा विश्वास जी। उसी के सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के बारे में कहती, तो उस फंक्शनिंग में तो बदलाव आना चाहिए ना। वो सुप्रीम हाँ, जी जी हाँ, उस बिल्कुल लाजमी उसमें बात है। बदलाव आना चाहिए। वहां तक अब आप उसको गला नहीं घोंटो कि अगर वो बदलाव नहीं, अगर जज भी नहीं कहेंगे तो बदलाव का हमें कैसे पालूं? बदलाव आप तो आवाज नहीं उठा सकते हैं जी, मैं तो आवाज नहीं उठा सकता। राजनीति होना जायज है? राजनीति होना में बड़े लंबे अरसे से राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं उनका समाधान होना चाहिए। क्या पॉलिटिकल लीडर्स को ये राइट है कि वो सीजीआई के खिलाफ बोले और 4 जजेस के पक्ष में बोले? पर सीताराम येचुरी कर रहे हैं। देखो, मैं उस हक में हूं या ना हूं जी, लेकिन पार्लियामेंट सबसे ऊंची जी। पार्लियामेंट कानून बनाती है, कानून पार्लियामेंट बनाती है जी। वो सुप्रीम कोर्ट को भी हक नहीं है। और जो कानून हम बनाते हैं उसी कानून की सुप्रीम कोर्ट आगे व्याख्या करती है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना। तो अगर जो कानून बनाते हैं वो वाले कहेंगे कि भाई एक बात हमारे बीच में आई है, तो ये तो कानून बनाने वालों को ही देखना पड़ेगा ना कि जो हमने कानून बनाया है और जिनके द्वारा हमको इंसाफ मिलना है वो ठीक सिस्टम से चल रहा है। कि ऐसे मैटर में सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए? नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का सरकार 4 जजेस वर्सेस सीजीआई हुआ है। लेकिन ये तो सरकार को भी देखना है कि ये 4 सीनियर जजों ने अगर कुछ मुद्दे उठाए हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन क्या उनका समाधान हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, सीताराम येचुरी जो कह रहे हैं वो जायज है ना जायज है? वो अलग बात है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डिसाइड करना हो? पर आपकी क्या राय है उसके ऊपर? हम लोगों ने, हमारी पार्टी में उस पर चर्चा नहीं हुई अभी। जी, मैं बढ़ता हूं आगे और बात कर लेता हूं अब कश्मीर की, जो आपके दिल के बहुत करीब है। कश्मीर को गुलाम नबी आजाद, क्योंकि ये बड़ा सवाल है आपसे मेरा। कश्मीर को आप अरसे से जानते हैं, कश्मीर सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे और कश्मीर आपके दिल में बसता है। कश्मीर को आप किस चश्मे से इस समय देख रहे हैं जब वहां पर बीजेपी और पीडीपी की सरकार है? मैं सिर्फ कश्मीर ही नहीं, मैं जम्मू भी इसके साथ मिलाता हूं जी। जम्मू और कश्मीर को 4 साल में इस सरकार ने और 3 साल में पीडीपी और बीजेपी सरकार ने तबाह बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। कैसे? उसको बंजर बना दिया। 3-4 साल से जो हालात हो रहे थे, इतना सीज फर्स्ट तो इतना फायरिंग कभी नहीं हुई, इतने लोग कभी मारे नहीं गए थे, इतने लोग जख्मी कभी नहीं हुए थे जी। जिस स्टेट को हमने, जहां मैं चीफ मिनिस्टर था 2007 में, मैंने साउथ कश्मीर, जहां ये घुस नहीं सकते, इनके एमएलए और मिनिस्टर जा नहीं सकते थे, उसको 2007 में मैंने मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर कर दिया था 4 डिस्ट्रिक्टों को, जो कि गढ़ हमेशा था और आज भी गढ़ है, ये कोई नहीं जा सकते उसमें से। तो जिसको हमने मिलिटेंसी फ्री कर दिया था, आज उन्होंने ये मिलिटेंसी का गढ़ बनाया। हमारे वक्त में तकरीबन 0 हो गई थी लोकल भर्ती, मिलिट्री में जाना। इनके वक्त में अपने बिल्कुल बहुत भर्ती हो गई। प्रेजेंट गवर्नमेंट कहती है हमने बहुत आतंकियों को मारा। बातियों को आतंकी मारे कितने, लेकिन पैदा भी कितने किए ना। आतंकी मारना एक चीज है और आतंकी पैदा करना भी। आतंकी मारने बहुत अच्छा है, जी, जी। जो वहां बहुत अच्छे मारते, हमने भी बहुत आतंकी मारे, लेकिन हमने भर्ती 0 कर दी थी।
अक्लमंद से ये ना सुनो, जी राजनीति वही है जी, आप आतंकी मारो लेकिन नया कोई पैदा ना हो। पर अलगाव लेकिन सुनिए सुनिए, उससे कोई आप जेल में डालो तो ये कौन सी रोक हुई जी? आदमी को शेर में आप जेल में डालो, वो शेर तो नहीं है, गिदड़ ही है। लेकिन मैं मिसाल के तौर पे कहूंगे तो आप मैंने कहा आप भी फोटो लेते हैं, वो कौन सी बात है? आप बाहर सुनिए जी, हम बाहर रख के उसको जीरो कर दिए थे, नहीं दोनों सब बाहर थे, एक को भी 1 घंटे के लिए अंदर नहीं किया। राउंड टेबल यहां प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे नेशनल लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर को एंगेज किया, मैंने स्टेट लोगों को एंगेज किया, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसें हुई जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज 27 या 29 पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी भी उसमें थी, एनसी भी थी, कांग्रेस भी थी, पनुन कश्मीर वाले भी थे, सब जितने हु जो कल पार्टी पैदा हुई थी वो भी 29 पार्टीज, सिर्फ हुर्रियत अकेली आइसोलेट की थी उन 3 सालों में। और उसके बाद ये हमारे उमर अब्दुल्ला के वक़्त में भी, क्योंकि हमने कश्मीर की लीडरशिप को भी एंगेज रखा, हमने लोगों को भी एंगेज रखा, हमने डेवलपमेंटल काम भी शुरू कर दिए। यही कारण है कि वहाँ वो बाहर रहकर भी कुछ नहीं कर पाए, मिलिटेंट हमने इनसे ज्यादा खतरनाक माने और एक पैदा नहीं हुआ। इन्होंने अगर 10 मिलिटेंट मारे तो 100 और पैदा कर दिए, पर वो नाकामी होती है जी। पर आपको पिछले 1 साल में हालात कुछ सुधरे हुए दिखे हैं कश्मीर के कुछ नहीं, मैंने कहा ना अब 1 साल में तो जम्मू बर्बाद हो गया। 2019 के चुनाव पर आता हूं, बिल्कुल आखिरी दौर की बात है और आखिरी 2 सवाल है। 2019 में क्या आप राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव देखते हैं? क्या आपको लगता है राहुल गांधी टिक पाएंगे? अभी तो देखा आपने, अब तो उनके घर में जाकर तो उसी तरह की लाइन होगी, जनेऊधारी राहुल गांधी जनेऊ डाल के घूमेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा उन्हीं के घर में पीटा, लेकिन उन्होंने घर में उन्होंने मुकाबला किया। राहुल गांधी की नई टीम में कुछ युवा चेहरे भी होंगे, जरूर हम देखेंगे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी मिलेगी, वो उन्होंने राजस्थान में सचिन पायलट को मिलेगी। जरूर होनी चाहिए, ये हर वक्त में हुआ, इंदिरा गांधी के वक्त में होता था, नेहरू जी के वक्त, जनरेशनल चेंज है। नेहरू जी के वक्त में भी आप लोगों को गलत फहमी थी, मेरे ख्याल में सब बाबू ये हर दौर में होता है। गांधी जी नेहरू जी के वक्त में भी मिक्स था, इंदिरा जी के, मैं तो इंदिरा जी के वक्त में 31-32 साल का मंत्री था, तो ये कोई नई चीज नहीं है। और मेरे साथ और भी थे, मैं अकेला नहीं था। तो मतलब अगर आपको इंदिरा गांधी तब मंत्री ना बनाती तो हो सकता है आप कहीं और भी होते, अगर आप नेता ना होते तो क्या होते? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। वो नेता नहीं, अगर मैं राजनीति में हमेशा कहता हूं कि मेरी जो पहली वाइफ है जी, हाँ, वो मेरा गार्डन है और मेरे बच्चे जो है वो बड़े फूल हैं, तो उसमें मेरा समय जाता है। तो मैं कई दफा मजाक में कहता हूं, अगर आप माली होते तो मैं कहता हमेशा माली होता, अगर माली होते तो हम आपका इंटरव्यू भी नहीं कर पाते। तो लेकिन कई और फूलों का भला होता है ना, मैं अभी बहुत ही कम फूल लगा सकता हूं मेरे गार्डन में, आप देख। चलिए आजाद साहब, आपने बहुत अच्छे से बात करी और बेबाकी से अपने तमाम सवालों का भी जवाब दिया और कई आरोपों का भी जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे गुलाम नबी आजाद, जिनके साथ हमारी ये खास मुलाकात थी।